पिछले दिनों मेरी रूह और मेरा जिस्म दोनों अलील थे। रूह इसलिए कि मैंने दफअतन अपने माहौल की खौफनाक वीरानी को महसूस किया था, और जिस्म इसलिए कि मेरे तमाम पट्टे सर्दी लग जाने के बायस चोबी तख्ते के मानंद अकड़ गए थे। 10 दिन तक मैं अपने कमरे में पलंग पर लेटा रहा। पलंग, इस चीज को पलंग ही कह लीजिए, जो लकड़ी के 4 बड़े पाइयों, 15-20-24 डंडों और 1.5-2 मन वजनी मुस्ततील आहिनी चादर पर मुश्तमिल है। लोहे की ये भारी भरकम चादर नवाड़ और सुतली का काम देती है। इस पलंग का फायदा ये है कि खटमल दूर रहते हैं और यूं भी काफी मजबूत है, यानी सदियों तक कायम रह सकता है। ये पलंग मेरे पड़ोसी सलीम साहब का इनायत करदा है। मैं जमीन पर सोता था, चनाचा उन्होंने मुझे ये पलंग जो उन्हीं के कमरे के साथ मिला था मुझे दे दिया, ताकि मैं सख्त फर्श पर सोने के बजाय लोहे की चादर पर आराम करूं। सलीम साहब और उनकी बीवी को मेरा बहुत ख्याल है और मैं उनका बहुत ममनू हूँ। अगर मैं मामूली से मामूली चारपाई भी बाजार से लेता तो कम से कम 4 या 5 रुपए खर्च हो जाते। खैर, छोड़िए इस किस्से को। मैं ये बात कर रहा था कि पिछले दिनों मेरी रूह और मेरा जिस्म दोनों अलील थे। 10 दिन और 10 रातें मैंने ऐसे खला में बसर की जिसकी तफसील में बयान ही नहीं कर सकता। बस ऐसा मालूम होता था कि मैं होने और ना होने के बीच में कहीं लटका हूँ। लोहे के पलंग पर लेटे लेटे यूं भी मेरा जिस्म बिल्कुल शल हो गया था। दिमाग वैसे ही मंजमंद था जैसे ये कभी था ही नहीं। मैं क्या अर्ज करूं, मेरी क्या हालत थी। 10 दिन इस हैबतनाक खला में रहने के बाद मेरे जिस्म की अलालत दूर हो गई। 10 का अमल था। धूप सामने कारखाने की बुलंद चमनी से पहलू बचाती कमरे के फर्श पर लेट रही थी। मैं लोहे के पलंग पर से उठा। थके हुए जिस्म में अंगड़ाई से हरकत पैदा करने की कोशिश के बाद जब मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई तो मेरी हैरत की कोई इंतहा ना रही। कमरा वो नहीं था जो पहले हुआ करता था। मैंने गौर से देखा, दाएं हाथ कोने में ड्रेसिंग टेबल थी। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसा महज हमारे कमरे में हुआ करता था, मगर उसका पॉलिश इतना चमकीला कभी नहीं था और बनावट के एतबार से भी इसमें इतनी खूबियां मैंने कभी नहीं देखी थी। कमरे के वसत में जो बड़ा मेज पड़ा रहता था वो भी मुझे नामानूस मालूम हुआ। उसका बालाई हश्त पहलू तख्ता चमक रहा था। दीवार पर 5-6 तस्वीरें आवेज़ां थीं जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इनमें से एक तस्वीर मेरी निगाह में जम गई। मैं बढ़ा और उसको करीब से देखा। जदीद फोटोग्राफी का बहुत उम्दा नमूना था। हल्के भोसले रंग के कागज पर एक जवां सा लड़की की तस्वीर छपी हुई थी। बाल कटे हुए थे और कानों पर से उधर को उड़ रहे थे। सीना सामने से नाफ के नन्हे से दबाव तक नंगा। इस नर्मो नाजुक अरियानी को उसकी गोरी बाहें जो उसके चेहरे तक उठी हुई थीं छुपाने की कोशिश कर रही थीं। पतली पतली लंबे लंबे नाखूनों वाली उंगलियों में से चेहरे की हया छन छन कर बाहर आ रही थी। कहानियों ने नन्हे से पैड के इख्तितामी खत पर आपस में जुड़कर एक दिलकश तकून बना दी थी, जिसमें से नाव का गुदगुदा गढ़ा झांक रहा था। अगर इस छोटे से घड़े में डंडी गाड़ दी जाती तो उसका पेट सेब का बालाई हिस्सा बन जाता। मैं देर तक इस नीम अरियाओं नीम मस्तूर शबाब को देखता रहा। मुझे हैरत थी कि ये तस्वीर कहाँ से आ गई। इसी हैरत में गर्क मैं गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा। कमरे के चौथे कोने में नल के नीचे फर्श में सल लगी हुई है। उसके एक तरफ छोटी सी मुंडेर बना दी गई है। ये जगह जहां जिस्त की एक बाल्टी, साबुनदानी, दांतों के 2 ब्रश, दाढ़ी मोंडने के 2 इस्त्रे, साबुन लगाने की 2 कोचियां, मंजन की बोतल और 5-6 इस्तेमाल शुदा और जंग आलूद ब्लेड पड़े रहते हैं। हमारा गुस्ल खाना है। नजीर साहब, जिनका ये कमरा है, अलीउल सुबह बेदार होने के आदी हैं। चुनाचा दाढ़ी मूंद कर वो फौरन ही गुस्ल से फारिग हो जाते हैं। मैं सोया रहता हूँ और वो मजे से नंगे नहाते रहते हैं। उस गुस्ल खाने की तरफ जाते हुए मैंने एक बार फिर तमाम चीजों पर निगाह दौड़ाई। अब मुझे वो किसी कदर मानूस मालूम हुई। मुंडेर पर मेरा इस्तिरा और घुसा हुआ ब्रश इसी तरह पड़ा था जिस तरह मैं रोज देखा करता था।
बाल्टी भी बिला शक व शुबा वही थी जो हर रोज निगाहों के सामने आती थी। उसमें डोंगा भी वही था जिसमें जा बजा घड़ों में मैल जमा रहता था। मुंडेर पर बैठकर जब मैंने ब्रश से दांत घसने शुरू किए तो मैंने सोचा कमरा वही है जिसमें 120 रातें मैं गुजार चुका हूँ। रातें मैंने गौर किया, मामला साफ हो गया। कमरे और उसकी अशिया के नामनोस होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि मैंने उसमें सिर्फ 120 रातें ही गुजारी थीं। सुबह 7 या 8 बजे जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर जो मैं एक दफा बाहर निकल जाता तो फिर रात को 11-12 बजे के करीब ही लौटना होता था। उस सूरत में ये क्यों कर मुमकिन था कि मुझे कमरे की साख और उसमें पड़ी हुई चीजों को देखने का मौका मिलता, और फिर ना कमरा मेरा है और ना उसकी कोई चीज मेरी मिल्कियत है। और ये भी तो सच्ची बात है कि बड़े शहर इंसानियत के मरकदो मदफन होते हैं। मैं जिस माहौल में 4 महीने से जिंदगी बसर कर रहा हूँ इस कदर यकसां और यक आहंग है कि तबीयत बारहा उकता गई है। जी चाहा है कि ये शहर छोड़कर किसी वीराने में चला जाऊं। सुबह जल्दी जल्दी नहाना, फिर उजलत में कपड़े पहनकर दफ्तर में कागज काले करते रहना, वहां से शाम को फारिग होकर एक और दफ्तर में 6-7 घंटे उसी उकता देने वाले काम में मसरूफ रहना, और रात के 11-12 बजे अंधेरे ही में कपड़े उतार कर सलीम के दिए हुए आहनी पलंग पर सोने की कोशिश करना। क्या ये जिंदगी है? जिंदगी क्या है ये भी मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूँ कि ये ऊनी जुराब है जिसके धागे का एक सिरा हमारे हाथ में दे दिया गया है। हम इस जुराब को उधेड़ते रहते हैं। जब उधेड़ते उधेड़ते धागे का दूसरा सिरा हमारे हाथ में आ जाएगा तो ये तलस्सुम जिसे जिंदगी कहा जाता है टूट जाएगा। जब जिंदगी के लम्हात कटते महसूस हों और हाफिजे की तख्ती पर कुछ नक्श छोड़ जाएं तो उसका ये मतलब है कि आदमी जिंदा है। और अगर महीनों गुजर जाएं और ये महसूस तक ना हो कि महीने गुजर गए हैं तो उसका ये मतलब है कि इंसान की हसियात मुर्दा हो गई हैं। जिंदगी की किताब में अगर ऊपर तले खाली औरा ही शामिल होते चले जाएं तो कितना दुख होता है। दूसरों को भी इसका एहसास होता है या कि नहीं, इसकी बाबत मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं तो इस मामले में बहुत हसास हूँ। जिंदगी की ये खाली कापी जो हमारे हाथ में थमाई गई है आखिर इसीलिए तो है कि इसके हर वर्ग को हम इस्तेमाल करें, इस पर कुछ लिखें। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं मिलती जिसके मुतालिक मैं कुछ लिखूं। ले दे के मेरी इस कॉपी में सिर्फ 2-3 वर्क ऐसे हैं जिन पर मैं नक्शो नगार बने देखता हूँ। ये वर्क मुझे कितने अजीज हैं। अगर आप इनको नोच कर बाहर निकाल दें तो मेरी जिंदगी एक बयां बन जाएगी। आप यकीन कीजिए मेरी जिंदगी वाकई चटेल मैदान की तरह है जिसमें इन बीते हुए दिनों की याद एक खूबसूरत कवर की तरह लेटी हुई है। चूंकि मैं नहीं चाहता कि अच्छे दिनों की ये सुहानी याद मिट जाए, इसलिए मैं इस कब्र पर हर वक्त मट्टी का लैप करता रहता हूँ। मेरे सामने दीवार पर एक पुराना कैलेंडर लटक रहा है जिसके मैले कागज पर चीड़ के लांबे लांबे दरख्तों की तस्वीर छुपी है। मैं उसे एक अरसे से टिकटिकी बांधे देख रहा हूँ। उसके पीछे दूर, बहुत दूर मुझे अपनी जिंदगी के उस खोए हुए टुकड़े की झलक नजर आ रही है। मैं एक पहाड़ी के दामन में चीड़ों की छांव में बैठा हूँ। बेगो बड़े भोलेपन से घुटने टेक कर अपना सर मेरे करीब लाती है और कहती है, आप मानते ही नहीं, सच मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब भी यकीन ना आएगा। ये लीजिए मेरे सर में सफेद बाल देख लीजिए। 14 बरस की दिहाई फिजा में पली हुई जवान लड़की मुझसे कह रही थी कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ। मालूम नहीं वो क्यों इस बात पर जोर देना चाहती थी। उससे पहले भी वो कई मर्तबा मुझसे यही बात कह चुकी थी। मेरा ख्याल है कि जो इन आदमियों को शबाब के दायरे से निकलकर बुढ़ापे के दायरे में दाखिल होने की बड़ी ख्वाहिश होती है, ये मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरे दिल में भी इस किस्म की ख्वाहिश कई बार पैदा हो चुकी है। मैंने मुतअद्दिद बार सोचा है कि मेरी कनपट्टियों पर अगर सफेद सफेद बाल नमूदार हो जाएं तो चेहरे की मतानत और संजीदगी में इजाफा हो जाएगा। कनपट्टियों पर अगर बाल सफेद हो जाएं तो चांदी की महीन महीन तारों की तरह चमकते हैं और दूसरे सियाह बालों के दरमियान बहुत भले दिखाई देते हैं। मुमकिन है बेगो को यही चाह हो कि उसके बाल सफेद हो जाएं और वो
अपनी कम उम्री के बावजूद बूढ़ी दिखाई दे। मैंने उसके खुश्क मगर नरम बालों में उंगलियों से कंघी करना शुरू की और कहा, तुम कभी बूढ़ी नहीं हो सकती। उसने सर उठाकर मुझसे पूछा, क्यों? मैं क्यों बूढ़ी नहीं हो सकती? इसलिए कि तुम में आसपास के दरख्तों, पहाड़ों और उनमें बहते हुए नालों की सारी जवानी जज्ब हो गई है। वो करीब से करीब सरक आई और कहने लगी, जाने आप क्या ऊट पटांग बातें करते हैं भाई, मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आया। दरख्तों और पहाड़ों की भी कभी जवानी होती है, तुम्हारी समझ में आए न आए, पर मैंने जो कुछ कहना था कह दिया। बहुत अच्छा किया आपने, पर आप मेरे बालों में इस तरह करते रहें। बैगो ने अपने हाथ से सर को खुजलाते हुए कहा, मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत अच्छा जनाब, कह मैंने उंगलियों से उसके बालों में कंघी करना शुरू कर दी और आंखें बंद कर लीं। उसको तो मजा आ ही रहा था, मुझे खुद मजा आने लगा। मैं ये महसूस करने लगा कि उसके बाल मेरे उलझे हुए ख्याल हैं, जिनको मैं अपने जहन की उंगलियों से टटोल रहा हूँ। देर तक मैं उसके बालों में उंगलियां फेरता रहा। वो खामोशी से सर झुकाए मजा लेती रही। फिर उसने अपनी खुमार आलूद निगाहें मेरी तरफ उठाई और नींद में भीगी हुई आवाज में कहा, मैं अगर सो गई तो मैं जागता रहूंगा। नीम ख्वाबिदा मुस्कुराहट उसके होंठों पर पैदा हुई और वो जमीन पर वहीं मेरे सामने लेट गई। थोड़ी देर के बाद नींद ने उसको अपनी आगोश में ले लिया। बेगो सो रही थी मगर उसकी जवानी जाग रही थी। जिस तरह समंदर की पुरसुकून सतह के नीचे गरम लहरें दौड़ती रहती हैं, उस तरह उसके महू ख्वाब जिस्म की रगों में उसकी गरम गरम जवानी दौड़ रही थी। बाएं बाजू को सर के नीचे रखे और टांगों को इकट्ठा किए वो सो रही थी। उसका एक बाजू मेरी जानिब सरका हुआ था। मैं उसकी पतली उंगलियों की मखरूती तराश देख रहा था कि उनमें खफीफ सी कपकपाहट पैदा हुई, जैसे मटर की फलियां अरताश पजीर हो जाए। ये अरताश उसकी उंगलियों से शुरू हुआ और उसके सारे जिस्म पर फैल गया। जिस तरह तालाब में फेंकी हुई कंकरी उसकी आबी सतह पर छोटा सा भंवर पैदा करती है और ये भंवर दायरे बनाता हुआ फैलता जाता है, उसी तरह वो कपकपाहट उसकी उंगलियों से शुरू होकर उसके सारे जिस्म पर फैल गई। न जाने उसकी जवानी कैसे अरताश पैदा करने वाले ख्वाब देख रही थी। उसके निचले होठ के कोनों में खफीफ सी थरथराहट कितनी भली मालूम होती थी। उसके सीने के उभार में दिल की धड़कनें जिंदगी पैदा कर रही थी। गिरेबान के निचले 2 बटन खुले थे। इस तरह जिस्म से थोड़ी सी नकाब उठ गई थी और वो निहायत ही प्यारी कौसें बाहर झांक रही थी। सीने की नन्ही सी वादी में दोनों तरफ के उभार बड़ी खूबसूरती से आपस में घुल मिल गए थे। मेरी निगाह उसके सीने पर कुर्ते की एक तरफ बनी हुई जेब पर रुक गई। उसमें खुदा मालूम क्या क्या कुछ बेगों ने ठौंस रखा था कि वो एक गेंद सी बन गई थी। मेरे दिल में दफअतन ये मालूम करने का इश्तियाक पैदा हुआ कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। आहिस्ता से उसकी जेब की तलाशी लेने का इरादा जब मैंने किया तो वो जाग पड़ी। सीधी लेटकर उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। लंबी लंबी पलकें जो आपस में मिली हुई थीं थरथराई। उसने नीमबाज आंखों से मेरी तरफ देखा, फिर उसके होंठों पर हल्के से तबस्सुम ने अंगड़ाई दी और कहा, आप बड़े वो हैं। क्यों? मैंने क्या किया है? वो उठ बैठी। अभी आपने कुछ किया ही नहीं। मैं सचमुच सो गई और आपने मुझे जगाने तक की तकलीफ ना की। मैं अगर ऐसे ही शाम तक सोई रहती तो। उसने आंखों की पुतलियां नचाई और दफअतन कुछ याद करके कहा, हाय मेरे अल्लाह, मैं अपनी जान हीर को भूल ही गई। सामने पहाड़ी पर उगी हुई सब्ज झाड़ियों की तरफ जब उसने देखा तो इत्मीनान का सांस लेकर कहने लगी, कितनी अच्छी है मेरी हीर। उसको अपनी भैंस की फिक्र थी जो हमारे सामने पहाड़ी पर घास चर रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी हीर तो मौजूद है पर रांझा कहाँ है? रांझा? उसके लब मुस्कुराहट के साथ खुले। आंखों ही आंखों में उसने मुझे कुछ बताने की कोशिश की और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रांझा, रांझा, रांझा। उसने ये लफ्ज कई मर्तबा दोहराया। मेरी हीर का रांझा। मुझे क्या मालूम नगोड़ा कहाँ है? मैंने कहा, तुम्हारी हीर का कोई ना कोई रांझा तो जरूर होगा। मुझसे छुपाना चाहती हो तो ये अलग बात है। इसमें छुपाने की बात ही क्या है?
बेगो ने आंखें मटका कर कहा, और अगर कोई है तो हीर को मालूम होगा, जाके उससे पूछ लीजिए, पर कान में कहिएगा, आहिस्ता से कहिएगा। बताओ तो तुम्हारा रांझा कहाँ है? मैंने पूछ लिया। क्या जवाब मिला? बोली, बेगो से पूछो, वही सब कुछ जानती है। झूठ झूठ, उसका अव्वल झूठ, उसका आखिर झूठ। बेगो बच्चों की तरह उछल उछल कर कहने लगी, मेरी हीर तो बड़ी शर्मीली है, ऐसे सवालों का वो कभी जवाब दे ही नहीं सकती। आप झूठ बोलते हैं, उसने तो आपको गुस्से में ये कहा था, चलो हटो, कंवारियों से ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती, यही कहा था। और उसका जवाब उसको यूं मिला था, ये तुम्हारा इतना बड़ा बछड़ा कहाँ से आ गया है? क्या आसमान से टपक पड़ा था? बेगो ये बछड़े वाली दलील सुनकर लाजवाब हो गई, मगर वो चूंकि लाजवाब होना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने बेकार चलाना शुरू कर दिया। जी हाँ, आसमान ही से टपका था, और सब चीजें आसमान ही से तो आती हैं। नहीं, मैं भोली, इस बछड़े को तो मेरी हीर ने गोद लिया है, ये उसका बच्चा नहीं किसी और का है। अब बताएं आपके पास क्या जवाब है? मैंने हार मान ली, इसलिए कि मेरी निगाहें फिर उसकी उभरी हुई जेब पर पड़ी, जिसमें खुदा मालूम क्या क्या कुछ ठसा हुआ था। मैं हार गया। आपकी हीर कंवारी है, दुनिया की सब भैंसें और गायें कंवारियां हैं, मैं कंवारा हूँ, आप कंवारी हैं, लेकिन ये बताइए कि आपकी इस कंवारी जेब को क्या हो गया है? उसने अपनी फूली हुई जेब देखी तो दांतों में उंगली दबाकर मेरी तरफ मलामत भरी नजरों से देखकर कहा, आपको शर्म नहीं आती? क्या हुआ है मेरी जेब को? मेरी चीजें पड़ी हैं इसमें। चीजें? इससे तुम्हारा मतलब? आप तो बाल की खाल निकालते हैं। चीजें पड़ी हैं मेरे काम की, और क्या मैंने पत्थर डाल रखे हैं? तो जेब में तुम्हारे काम की चीजें पड़ी हैं। मैं पूछ सकता हूँ ये काम की चीजें क्या हैं? आप हरगिज नहीं पूछ सकते, और अगर आप पूछें भी तो मैं नहीं बताऊंगी, इस वास्ते कि आपने मुझे अपने चमड़े के थैले की चीजें कब दिखाई हैं। मैं अगर आपसे कहूं भी तो आप कभी ना दिखाएंगे। मैं एक एक चीज दिखाने के लिए तैयार हूँ। ये रहा थैला। मैंने अपना चर्मी थैला उसके सामने रख दिया। खुद खोलकर देख लो, फिर याद रहे, मुझे अपनी जेब की सब चीजें तुम्हें दिखाना पड़ेंगी। पहले मैं इस थैले की तलाशी तो ले लूं। ये कहकर उसने मेरा थैला खोला और उसकी सब चीजें एक एक करके बाहर निकालना शुरू की। अंग्रेजी का एक नावल, कागजों का पेट, 2 पेंसिलें, एक रबड़, 10-12 लिफाफे, 8 एक आने वाले स्टाम्प, 10-12 खाली लिफाफे और लिखे हुए कागजों का एक पलंदा। ये मेरी चीजें थीं। जब वो एक एक चीज अच्छी तरह देख चुकी तो मैंने उससे कहा, अब अपनी जेब का मुंह इधर कर दो। उसने मेरी बात का जवाब न दिया। थैले में तमाम चीजें रखने के बाद उसने मुझसे तहकमाना लहजे में कहा, अब अपनी जेब दिखाइए। मैंने अपनी जेब का मुंह खोल दिया और उसने हाथ डालकर उसमें जो कुछ भी था बाहर निकाल लिया। एक बटुआ और चाबियों का गुच्छा था, जिसमें छोटा सा चाकू भी शामिल था। ये चाकू गुच्छे में से निकालकर उसने एक तरफ जमीन पर रख दिया और बाकी चीजें मुझे वापस दे दी। ये चाकू मैंने ले लिया, खीरे काटने के काम आएगा। ले लो, पर मुझे टालने की कोशिश ना करो। मैं जब तक तुम्हारी जेब की एक एक चीज ना देख लूं छोड़ूंगा नहीं। अगर मैं ना दिखाऊं तो लड़ाई हो जाएगी। हो जाए, मैं डर थोड़ी जाऊंगी। ये कहकर वो फौरन ही अपने दुपट्टे का तंबू बनाकर उसमें छुप गई और जेब में से कुछ निकालने लगी। उस पर मैंने रौबदार आवाज में कहा, देखो ये बात ठीक नहीं, तुम कुछ छुपा रही हो। आप मान लीजिए, मैं सब कुछ दिखा दूंगी। अल्लाह की कसम, सब चीजें एक एक करके दिखा दूंगी। ये तो मैं अपने मन समझौते के लिए कुछ कर रही हूँ। मैंने फिर रौबदार आवाज में कहा, क्या कर रही हो? मैं तुम्हारी सब चालाकियां समझता हूँ। सीधे मन से तमाम चीजें दिखा दो, वरना मैं जबरदस्ती सब कुछ देख लूंगा। थोड़ी देर के बाद वो दुपट्टे से बाहर निकल आई और आगे बढ़कर कहने लगी, देख लीजिए। मैं उसकी जेब में हाथ डालने ही वाला था कि उसके तने हुए सीने को देखकर रुक गया। तुम खुद ही एक एक चीज निकालकर मुझे दिखाती जाओ। लो, इतना लिहाज मैं तुम्हारा किए देता हूँ। यूं तुम्हारी ईमानदारी भी मालूम हो जाएगी। नहीं, आप खुद निकालते जाइए। बाद में आप कहेंगे मैंने सब चीजें नहीं दिखाई। मैं देख जो रहा हूँ, तुम निकालती जाओ, जैसे आपकी मर्जी। ये कहकर उसने आहिस्ता से अपनी जेब में 2 उंगलियां डाली और सुर्ख रंग के रेशमी कपड़े का एक टुकड़ा बाहर निकाला। उस पर मैंने पूछा, कपड़े का ये बेकार सा टुकड़ा तुम साथ साथ क्यों लिए फिरती हो?
अजी आपको क्या मालूम, ये बहुत बढ़िया कपड़ा है, मैं उसका रुमाल बनाऊंगी, जब बन जाएगा तो फिर आप देखिएगा। जी हाँ, ये कहकर उसने कपड़े का टुकड़ा अपनी झोली में रख दिया, फिर जेब से कुछ निकाला और बंद मुट्ठी मेरे बहुत करीब लाकर खोल दी। स्लो लाइट की 3 मुस्तआमल क्लिप, एक चाबी और सेब के 2 बटन उसकी हथेली पर मुझे नजर आए। मैंने उसे कहा, ये अपनी झोली में रख लो और बाकी चीजें जल्दी जल्दी निकालो। उसने जेब में जल्दी जल्दी हाथ डालकर बारी बारी ये चीजें बाहर निकाल ली। सफेद धागे की गोली, उसमें फंसी हुई जंग आलूद सुई, लकड़ी की मेली कुचली कंघी, छोटा सा टूटा हुआ आईना और एक पैसा। मैंने उससे पूछा, कोई और चीज बाकी तो नहीं रही? जी नहीं, उसने अपने सर को जंबिश दी। मैंने सब चीजें आपके सामने रख दी हैं, अब कोई बाकी नहीं रही। गलत, मैंने अपना लहजा बदल कर कहा, तुम झूठ बोलती हो और झूठ भी ऐसा बोलती हो जो बिल्कुल कच्चा हो। अभी एक चीज बाकी है। जो ही ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले, गैर इरादी तौर पर उसकी निगाहें यकलख्त अपने दुपट्टे की तरफ मुड़े। मैंने ताड़ लिया कि उसने कुछ छुपा रखा है। बेगो, सीधे मन से मुझे ये चीज दिखा दो जो तुमने छुपाई है, वरना याद रखो वो तंग करूंगा कि उम्र भर याद रखोगी। गुदगुदी ऐसी चीज है कि गुदगुदी के तस्वुर ही ने उसके जिस्म को इकट्ठा कर दिया। वो सुकड़ सी गई। उस पर मैंने हवा में अपने हाथों की उंगलियां नचाई। ये उंगलियां ऐसी गुदगुदी कर सकती हैं कि जनाब को पहरों होश ना आएगा। वो कुछ इस तरह समटी जैसे किसी ने बुलंदी से रेशमी कपड़े का थान खोलकर नीचे फेंक दिया है। नहीं नहीं, खुदा के लिए कहीं ऐसा कर भी ना दीजिएगा, मैं मर जाऊंगी। जब मैं सचमुच अपने हाथ उसके कंधों तक ले गया तो वो बेतहाशा चीखती, हंसती और समटी समटाती उठी और भाग गई। दुपट्टे में से कोई चीज गिरी जो मैंने दौड़कर उठा ली। मिस्री की एक डली थी जो वो मुझसे छुपा रही थी, जाने क्यों।